नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब पंचांग के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इसकी एक अपने जीवन शैली में पंचांग को इस्तेमाल करने की एक आदत सी बन रही होगी। और यही हमारी मंशा भी है, यही हमारा ध्येय भी है, यही हमारा लक्ष्य है कि हमारे जीवन की शुरुआत पंचांग से हो और हम अपने जीवन शैली में जो ऋषि मुनियों ने संयोग कुयोग बताए हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने जीवन का को व्यतीत करें। आज रक्षाबंधन है 9 तारीख को, तो आज का पंचांग हम शुरू करते हैं। दिन शनिवार 9 अगस्त 2025। तिथिश्च श्री मापनोति। तिथि है पूर्णिमा। पूर्णिमा तिथि 1:24 तक है और आज रक्षाबंधन भी है, उस पर हम अभी बात करते हैं। पूर्णिमा तिथि कंप्लीटनेस देती है। जो चीज़ अमावस्या पे शुरू होती है वो पूर्णिमा पे उसका समापन होता है। समापन क्या होता है? वो चीज़ एक एक्सपेंशन का रूप लेती है और पुनः जाके वो चीज़ का समापन अगली अमावस्या में होता है। तो ये पूर्णिमा सूर्य और चंद्र आमने सामने हैं। सूर्य चंद्र देवी की 2 आंखें हैं, भगवान शिव की 2 आंखें हैं, ईश्वर की आंखें हैं जिनसे वो देखते हैं। सूर्य एनर्जी का भंडार है, चंद्रमा एनर्जी लेते हैं और पृथ्वी पर देते हैं। चूंकि सूर्य और चंद्र ठीक आमने सामने हैं, मून इज एबल टू कंप्लीटली ड्रॉ एनर्जी एंड रिफ्लेक्ट ऑन अर्थ। इसीलिए पूर्णिमा के दिन रात भी रोशनीमय होती है। ये एक ईश्वरीय कृपा का भी संकेत होता है। जब सूर्य और चंद्र आमने सामने हो, पूर्णिमा हो, तो हमें सब कुछ दिख रहा होता है। मगर यदि हम गांधारी बने रहेंगे तो हमें कुछ नहीं दिखेगा। पूर्णिमा के दिन कुछ भी हिडन नहीं होता और हमें सब कुछ देखना भी चाहिए। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के सामने शाम को सूर्यास्त के बाद खीर रखना और उसको रात भर चंद्रमा के नीचे रखना और सुबह उसको खाना, ये एक बहुत ही अच्छी एक विधि है जिससे हम अनेकानेक चंद्रमा के दोषों को दूर कर सकते हैं। जब मैं कहता हूँ चंद्रमा के दोषों को दूर कर सकते हैं तो समझिए कि सारे ही दोष दूर हो जाएंगे, क्योंकि सारे ही राजयोग चंद्रमा से देखे जाते हैं। तो अगर चंद्रमा, चूंकि सन इज स्टेशनरी और मून ड्रॉज एनर्जी फ्रॉम सन, चंद्रमा एक तरीके से हमारे कर्मों का संचय है। चंद्रमा में हमारे सारे कर्म संचित होते हैं। इसीलिए इस दिन कोई भी राशि जलती नहीं है। ऑल 12 राशिज आर एक्सट्रीमली पोटेंट ऑन दिस डे। तो हर एक पूर्णिमा और अमावस्या हमारे लिए कुछ संकेत लेके जाती है और हमें कुछ मौके देती है अपने कर्मों में सुधार करने का। जो मैंने 4 प्रकार के कर्मों की बात की थी, संचित, क्रियामान, प्रारब्ध और आगम, उनमें से जो आगम कर्म था, जो कि संकल्प शक्ति के साथ किया जाता है, संकल्प के साथ किया जाता है कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ जीवन में सुधार विशेष करने के लिए, पापों का क्षय करने के लिए, वो उसके लिए पूर्णिमा एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। पूर्णिमा और अमावस्या दोनों ही। तो पूर्णिमा में जो लोग जन्म लेते हैं वो धीरे 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 अगर व्यसनों में ना पड़े, व्यसनों में इसलिए कह रहा हूँ कि चंद्रमा सूर्य के ठीक सामने होते हैं और सूर्य सबसे ज़्यादा हिट करते हैं अपने 7th हाउस को। कोई भी प्लेनेट पूर्ण प्रभाव देता है 7th हाउस पे, जहाँ पे चंद्र है। तो जाहिर सी बात है कि मून विल बी अंडर प्रेशर, और जब मन प्रेशर में जब भी आता है तो मून इज लाइक करंट फॉलोज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। पानी है ना, पानी जहां जैसे रखेंगे वही आकार ले लेगा, जहां जाएंगे फैल जाएगा। तो सूर्य का प्रेशर चंद्रमा पे होने का तात्पर्य यह है कि हमारे मन के भटकने के बड़े चांसेस हैं। हमें जब मन भटकता है तो क्या करेंगे? ज्यादातर लोग, मैंने देखा है कि आप बहुत बोर हो रहे हैं, बहुत परेशान हैं, तो क्या करेंगे? आप मूवी देखने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, है ना, कुछ ऐसे व्यसनों में आ जाते हैं जो शॉर्टकट होते हैं सक्सेस के। बस यही इम्तिहान होता है पूर्णिमा को। पूर्णिमा के दिन मून और चंद्र सन दोनों ही एक्सट्रीमली जागृत हैं। चंद्रमा एकदम जागृत है। कुछ कष्ट आ रहा है, उसको आंख बंद करके सह लीजिए।
और उसके डीपर मीनिंग पे जाइए और सुधार कार्य का पॉजिटिव तरीके से प्रयोग करिए। तिथिश्च श्री मापनोति, ये होगा पूर्णिमा के बारे में। पूर्णिमा बेसिकली पूर्णा तिथि है, तो इसके स्वभाव गुरु जैसा है। गुरु संपदा कारक हैं, शुभ ग्रह हैं, सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, परंतु गुरु कैसा होता है, एक बात आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, इसका कोई अदरवाइज मतलब मत लीजिएगा। गुरु कैसा होता है? गुरु जो नहीं होता वो दिखाता है। क्लास में आएगा गुरु तो पढ़ाने के मोड से आएगा, तो सीरियस दिखेगा, भले ही वो बहुत मजाकिया स्वभाव का है। डिसिप्लिन नहीं भी है तो डिसिप्लिन दिखाएगा। तो गुरु का यदि लग्न लग्नेश या किसी भी भाव से संबंध बन जाता है तो इंसान जो नहीं होता वो दिखाने की कोशिश करता है। अब अच्छा या बुरा वो अन्य ग्रहों के योग पे डिपेंड करता है। तो इसके बड़े डीपर मीनिंग है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा विदाउट जंपिंग ऑन ए कंक्लूजन और क्रिटिसाइजिंग। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है शनिवार। शनिवार सैटर्न, शनिदेव वक्री हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र ट्रूथ का नक्षत्र है, सच्चाई का नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद में जन्मे लोग सच्चाई की खोज में ज्यादातर रहते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में एक सीक्रेट आपको बताता हूं मैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वाले वो अपनी बायोलॉजिकल फैमिली के लिए किसी भी एक्सट्रीम पे कोई भी नेगेटिव कार्य कर सकते हैं, और यही चीज, यही एक उनका स्वभाव, उनका टेस्ट होता है जो सूर्य के अच्छे या बुरे प्रभाव को दर्शाता है। नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, जाहिर सी बात है श्रवण नक्षत्र से रिलेटेड कहानियां ही रक्षाबंधन को इंडिकेट भी करती हैं। श्रवण नक्षत्र सुनने का नक्षत्र है, भगवान विष्णु का नक्षत्र है। विष्णु जी के 3 पैर वाली कहानी इसमें आती है। इसका मतलब श्रवण नक्षत्र आपके पैरों में तकलीफ भी देने का संकेत दे सकता है। यदि आज के दिन आपके पैरों में कुछ विशेष प्रकार की तकलीफ हो रही है तो आप समझिएगा कि कुंडली में आपके मकर राशि सही ऑपरेट नहीं कर रही है। ये एक टेस्ट भी है। 2:23 तक श्रवण नक्षत्र है, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र है। देखिए यहां तक तो हो गई तिथि, वार और नक्षत्र की बात। योगात रोग निवारणम। अच्छा, जब ये श्रवण नक्षत्र एक्टिवेट होता है या लगता है, जब चंद्रमा श्रवण में होते हैं, तो साथ ही साथ धनिष्ठा, कृतिका और मघा नक्षत्र भी लगता है, एक्टिवेट होता है। तो कोई प्लैनेट अगर आपके धनिष्ठा में है, मघा में है, कृतिका में है, तो वो भी इक्वली पोटेंट होगा आज। मघा एंसेस्टर्स का नक्षत्र है और कृतिका भी एक तरीके से अग्नि है, तो वो भी हमारे पूर्वज ही हैं। और धनिष्ठा और श्रवण साथ साथ लगने वाले नक्षत्र हैं, एक दूसरे के लिए इक्वल पार्टिसिपेट करते हैं घटनाओं में। तो तात्पर्य ये कहने का है कि हमारे पूर्वजों की मंशा, पूर्वजों का पुण्य, पूर्वजों का प्रसन्न रहना, ये इस प्रकार की घटनाएं आज के दिन पूर्ण रूपेण जागृत हैं। योगात रोग निवारणम, योग है सौभाग्य योग। सौभाग्य योग बहुत ही उत्कृष्ट प्रकार का योग माना जाता है, बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। गुरु इसके स्वामी होते हैं और ये रोहिणी नक्षत्र में लगता है। सूर्य भी इस दिन अच्छा फल देते हैं। रोहिणी नक्षत्र का जब भी आपको मैं बोलूं रोहिणी नक्षत्र, तो याद रखिएगा ये लॉन्गेस्ट नक्षत्र है 2700 नक्षत्रों में। इसीलिए कोई भी क्रूर ग्रह जैसे शनि वहां जाते हैं या मंगल वहां जाते हैं तो उसको नक्षत्र भेदन की संज्ञा दी जाती है। नक्षत्र भेदन की संज्ञा इसीलिए दी जाती है कि इतना लंबा नक्षत्र है, इतने लंबे नक्षत्र में कोई मेलेफिक प्लैनेट क्रूर ग्रह जाएगा तो उतने लंबे समय तक उसका असर दिखाएगा। उसके पास काफी समय रहेगा, ज्यादा समय रहेगा अपनी क्रूरता को दिखाने का। और आज के दिन यही रोहिणी नक्षत्र अच्छा योग भी दे रहा है। इसका मतलब कि आज के दिन ये योग सौभाग्य योग भी उतना ही लंबा है। तो एक इसको विशेष प्रकार का योग माना जाना चाहिए। आप इसको इसी प्रकार से लीजिए। रोहिणी, अगर आपका हाई हेडेडनेस नहीं है,
और आप रिसेप्टिव हैं दूसरों की बात सुनने के लिए, इट कैन चेंज द वर्ल्ड, इट कैन चेंज द डेस्टिनी। इतना अच्छा नक्षत्र होता है ये। तो योगात रोग निवारणम हो गया, ये करिए तो आपके रोगों का निवारण होगा, आकाशीय कृपा होगी। योग निवारण क्यों बोलते हैं, रोग निवारण क्यों बोलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ज्योतिष मैंने देखे हैं वो योग को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते, मगर आपको एक बात बताता हूं कि पंचांग के पांचों अंगों में, ये जब डीपर आपको मैं समझाऊंगा कभी मौका लगेगा, और अगर ये व्यूअर्स अभी 400-500 से बढ़ के कभी जब लाखों में होंगे तब मैं इस ज्ञान को दूंगा कि किन स्थितियों में पंचांग का कौन सा अंग कितना इफेक्टिव होता है। तो देखिए, तिथि पूरी इफेक्टिव हो जरूरी नहीं है, वार पूरा इफेक्टिव हो ये जरूरी है। नक्षत्र तो सिंपल बताते हैं कि टू डू व्हाट नॉट टू डू। योगात रोग निवारणम, आकाशीय कृपा योग से मिलती है, गुरु उसके स्वामी होते हैं, क्योंकि गुरु संपदा कारक होते हैं, गुरु समस्त प्रकार से शुभ फलों को देते हैं। अनेक जन्म पापे न व्याधि रूपेण जायते, इस श्लोक को आप वैसे ही याद रख लीजिए जैसे आपने तिथिश्च श्री मापनोति नक्षत्रात् हरते पापम इत्यादि याद किया है। अनेक जन्म पापे न व्याधि रूपेण जायते, अनेकानेक जन्मों के पाप व्याधि रूप में आते हैं, मतलब बीमारियों के रूप में आते हैं। अगर आपको खांसी है, जुकाम है, सिर दर्द है, पेट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है इत्यादि है, आप निश्चित समझिए ये आपके पूर्व जन्मों के पाप हैं जो आपको भोगने हैं, आप ही के पाप हैं, किसी और ने नहीं किए। तो उस पाप से छुटकारा पाने के लिए पंचांग के इस योग एलिमेंट पे आपको निश्चित रूप से फोकस करना चाहिए। अब थोड़ा पंचांग में हम लोग पुराने होते जा रहे हैं और ये व्यूअर्स हमको एक परिवार जैसे लगते हैं, जैसे ये हम ही लोग का एक परिवार है छोटा सा 400-500 लोगों का। तो मैं थोड़ा सा आप लोग के साथ एक भावनात्मक रूप से भी जुड़ गया हूँ और अपने लोगों को कुछ उत्तम ज्ञान भी देने की चेष्टा करूंगा मैं। जैसे चंद्रमा होते हैं ना, उत्तम मध्यम अधम, वैसे ही ज्ञान भी होता है अधम मध्यम और उत्तम। इस कॉन्सेप्ट को मैं किसी दिन आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो एनीवे, करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है बालव करण। पहले तो सुबह बव करण है, भगवान सूर्य का करण है, भगवान सूर्य है, इंडिकेट कर रहे हैं इसको। अब सूर्य के साथ देखिए पिछले कुछ महीनों से प्रॉब्लम चल रही है। क्या प्रॉब्लम चल रही है? सूर्य जब संक्रांति करते हैं किसी भी राशि में, तो उस दिन का वार सूर्य को गवर्न करता है। वो रिसोर्स होता है हमारे उस पूरे महीने के कार्यों को करने का और फलों को प्राप्त करने का। रिसोर्स क्यों होता है? क्योंकि जो चंद्रमा मून से एनर्जी, सन से एनर्जी लेते हैं, तो एनर्जी जो देते हैं सन, वो देते हैं थ्रू दैट प्लैनेट जो उस वार का स्वामी होता है। अब इस बार बुधवार को कर्क में गए थे और बुध ही वक्री है, तो वक्री मतलब रीवर्क रीवर्क रीवर्क, इग्नोर करना, इग्नोरेंस 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 इग्नोरेंस। वाई डू यू इग्नोर मी, आप हमको इग्नोर कर रहे हैं, ये सब डायलॉग आता है जीवन में। इग्नोरिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग इग्नोर करने को उससे बड़े ऑफेंड हो जाते हैं, और मैं चाहता हूँ मुझे इग्नोर ही करिए तो ज़्यादा अच्छा है। ऋषि मुनि चाहते थे ऋषि मुनि युगियों को कोई इग्नोर करे तो बहुत अच्छा है, ताकि वो भगवान से कनेक्ट कर पाएंगे, ईश्वर से कनेक्ट कर पाएंगे और किसी काम आ पाएंगे। जो इग्नोर नहीं करते वो सबसे ज़्यादा, तो आप इग्नोर मत होइए, तो एक दूसरे के कर्मों के साथ आप उलझे रहिएगा। तो एनीवे, ये मेरी अपनी फिलॉसफी है, आपकी हो सकता है अलग हो। तो भव के का स्वामी है सूर्य, और जो कि सूर्य वर्तमान में वक्री बुध के साथ हैं। तो ये बुध 12 अगस्त को मार्गी होंगे, 12 के बाद फिर 17, 16, 17 में सूर्य शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये सूर्य का कर्क में जो प्रॉपर ईमानदारी का फल है, वो तो हमको 12 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में मिलेगा। तब तक के लिए बुध जो कि प्रिंस हैं और वो किंग है, किंग इज विद एक्स्ट्रा बली, वक्री बुध है मतलब वक्री ग्रह सर्वथा बली भवे। कम्युनिकेशन 3 टाइम्स ज्यादा बढ़ी हुई है, एक्सेस कम्युनिकेशन इज कंफ्यूजिंग ऑल्सो। तो सन इज डिस्टर्ब्ड बाई मरकरी,
और हमारी क्रिएटिविटी भी बहुत प्रकार से डिस्टर्ब है इस समय, एक्सेसिव कम्युनिकेशन द्वारा, एक्सेसिव इंटेलेक्ट द्वारा, इंटेलेक्चुअल कंफ्यूजन्स के द्वारा। इंटेलेक्चुअल कंफ्यूजन इसलिए भी हो रहे हैं कि इन्हीं से 12th हाउस में गुरु शुक्र भी है, जो कि ब्राह्मण प्लैनेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब तरफ चारों ओर अत्यधिक ज्ञान की भरमार है, हर कोई अपना टनों टन ज्ञान लेके बैठा हुआ है, क्योंकि हैं सब अनकंफर्टेबल पोजीशन में। गुरु शुक्र की युति है अच्छी, मगर है मिथुन राशि में, जो कि कलह की राशि है। बुध वक्री होते तो अच्छे हैं, मगर कर्क में है, शत्रु ग्रह के साथ। तो हमारा जो ज्ञान है, हमारे पास है तो बहुत ज्ञान, हमारे ज्ञान हमें बचपन से मिला, व्हाट्सएप से मिला, टेलीग्राम से मिला, पता नहीं कहाँ कहाँ से मिल रहा है, गूगल से मिल रहा है। और हमारे इष्ट मित्र ज्यादा ही ज्ञान दे रहे हैं आपस में आजकल। आप लोग के हम लोग के संवाद में ज्यादा ही ज्ञान चल रहा है। तो इस समय ज्ञान मार्ग बहुत बड़ा ज्ञान टेस्ट है, ज्ञान पे टेस्ट हो रहा है, क्योंकि जुपिटर नॉलेज है, जो कि मिथुन राशि में है, नॉट कंफर्टेबल, और उसका एप्लीकेशन मरकरी है, जो कि कर्क में है, शत्रु राशि में है। तो ना तो आपका नॉलेज आपको सही होने दे रहा है, और ना उसका एप्लीकेशन सही है। एप्लीकेशन इज वक्री, मतलब क्रिएटिंग मिस्टेक्स। बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बातों को, क्योंकि ये बातें आपको जीवन शैली में बड़ी मदद करेंगी। क्योंकि मैं भी वैसे ही जब कभी लो होता हूँ, या जैसे आजकल मैं भी किसी एक दौर से गुजर रहा हूँ, उस दौर के अंदर मुझे बड़ा डिजेक्शन, मुझे अश्वत्थामा वाली फीलिंग हो रही है आजकल। जैसे अश्वत्थामा कोई भी उपाय कर ले, कुछ भी कर ले, उनका श्राप नहीं दूर होगा, उन्होंने ऐसा कुछ पाप कर दिया है। वैसे मुझे भी लगता है कि मैंने ऐसा कोई पाप जरूर किया होगा, जिसकी वजह से मुझे जो मैं चाहता हूँ, पंचांग, ज्योतिष, इन सबको नियम से रहना, ये मैं दुनिया को समझा नहीं पा रहा हूँ, दुनिया को, अपने आसपास के लोगों को भी समझा नहीं पा रहा हूँ। और जितना ही समझाने की कोशिश करता हूँ, उतना ही वो चीज़ें और बिगड़ती जाती हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर विद्रोही स्वभाव के होते जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि कैसे इसका सोल्यूशन क्या है, और ये सब चीज़ें जा किस तरफ रही हैं। ये जा उसी तरफ रही हैं जैसे अभी उत्तराखंड में वो हुआ, पहाड़ टूट गया। मैं कब से कह रहा हूँ आपसे कि धनु राशि पे प्रभाव है। क्या सरकार को नहीं सुनना चाहिए ये बात? क्या सरकार को ये बात नहीं मालूम होनी चाहिए कि शनि जब मीन में है और गुरु मिथुन में है, तो कॉमन दृष्टि मिथुन पे है, धनु पे है, और धनु महाबाधक राशि है। धनु पे शनिदेव की 10वीं दृष्टि है, शनिदेव की 10वीं दृष्टि मिस्टेक बताती है। तो इसका मतलब, और धनु क्या है? सत्ता से गिरने की राशि है। धनु पहाड़ की राशि है, जंगलों की राशि है। शनिदेव जल तत्व में वक्री होकर वहां दृष्टि डाल रहे हैं। शनिदेव वक्री जल तत्व में मतलब जल प्रलय, जल प्रलय के द्वारा धनु राशि पहाड़ का टूटना और विध्वंस करना, क्योंकि जीव कारक गुरु हैं, जो कि मिथुन राशि में अनहैप्पी हैं, वो भी हैं शत्रु के साथ, शुक्र के साथ। तो लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है। लॉस ऑफ लाइफ क्यों बोल रहा हूं मैं? तो गुरु शुक्र मनुष्य हैं, ह्यूमंस हैं, तो लॉस ऑफ ह्यूमंस हो रहा है। अगर यही बात सरकार या हम लोग के रणनीतिकार या नीतिकार साल के शुरुआत में रेगुलर पंचांग पे डिस्कशन करते हुए इन सब चीज़ों पे फोकस करें और उसके रेमेडियल मेजर्स लें, तो कोई बुराई नहीं है। अनहोनी रुक जाएगी, अनहोनी बच सकती है। आप उन कर्मों को भोगिए जो आपने स्वयं से किए हैं। उन कर्मों को मैं नहीं चाहता कि कोई भी भोगे जिनको उन्होंने नहीं किया, वो कालखंड के निर्णय से हो रहे हैं। उन कर्मों को मत भोगिए जो काल निर्णय के अनुसार हो रहे हो। जरा आप सुधार कार्य कीजिए, अपनी आदतें सुधारिए। तो एनीवे, अब ये तो हो गया पंचांग की बात। तो आज का घात देखते हैं, घात क्या है। तो घात कैसे देखेंगे? चंद्रमा मकर राशि में, इस राशि, ये कॉलम को आपको मिलाना है इधर से, 1 2 3 4 5 6, 2 से ज्यादा फैक्टर्स जिस राशि पे आ जाएंगे उस राशि को पे घात है। तो चंद्रमा मकर राशि में है, तो मकर राशि से घात है सिंह पे, मतलब 5 नंबर। पूर्णिमा है, पूर्णिमा है मतलब पूर्णा तिथि है, मतलब पूर्णा से वृषभ पे, पूर्णा से कन्या पे, पूर्णा से मीन पे। वृषभ, कन्या और मीन पे है। वार क्या है? शनिवार, शनिवार से वृषभ पे है, मतलब वृषभ पे है। वृषभ पे 2 फैक्टर मिल गए आपको। अब आप देखिए, शनिवार को और भी कुछ है क्या?
शनिवार, हाँ, अरे शनिवार को तो सिंह पे भी है और शनिवार को कन्या पे भी है। तो वृषभ पे हो गए, सिंह पे हो गए और कन्या पे हो गए। और नक्षत्र क्या है? श्रवण नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र से ओ कन्या पे है घात, कन्या पे है, कन्या पे है। तो माह क्या है? सावन माह, सावन माह से धनु पे है, धनु पे है। और सूर्य राशि है कर्क में सूर्य, तो यहां से मिथुन पे है, तो मिथुन पे है। इसका मतलब आपको 3 राशियां हैं, वृषभ, सिंह और कन्या। मतलब वृषभ, सिंह और कन्या। अब देखिए, पंचांग सर्वार्थ सिद्धि योग तो जरूर बना रहा है, मगर इन राशि वालों को, इन लग्न वालों को, जिनके महादशा लॉर्ड इस ग्रह में है, उनके लिए विशेष सावधानी की जरूरत पड़ती है। जो लोग उत्तरकाशी में पहाड़ टूटने से मर गए, उनमें से भी सर्वार्थ सिद्धि योग में कई लोग मर गए और सिद्धि योग में मर गए और विनाश हुआ। और उनके जो जो रह गए, वो भी उसी दिन उनके ऊपर त्रासदी आई, संकट आया। तो ये घात समझना इतना आवश्यक है। ये रक्षाबंधन अच्छा है, शुभ है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल। मगर इन लोगों को विशेष रूप से अपमान, अपयश, चोट, चपेट, आघात, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। श्रवण से लत्ता कहां लगेगी? श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। रेवती में थैंकफुली कोई प्लैनेट नहीं है। आपकी कुंडली में अगर रेवती में कोई प्लैनेट है, तो वहां को लेके आपको अपमान का सामना करना पड़ेगा, या उस संबंधी से आपको, या आपको उस संबंधी से। ग्रहों के योग पर डिपेंड करेगा, कमजोर है कि स्ट्रांग है। श्रवण नक्षत्र से वेद कहां पे लगेगा? तो मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, तो आश्लेषा, पुष्य, पुनर्वसु, आर्द्रा, आर्द्रा पे वेद लगेगा। अब देखिए, आर्द्रा में गुरु है और आर्द्रा में ही शायद अब शुक्र भी हैं। देख लेता हूं मैं। देखिए, आर्द्रा में ही शुक्र भी है, रेवती पर लगता है, लात पड़ रही है चंद्रमा की मन, और आर्द्रा नक्षत्र से वेद है। मतलब मून इज फेसिंग ऑपोजिशन फ्रॉम जुपिटर एंड वीनस। मतलब जो वीनस स्त्री कारक है, तो स्त्री आपके मन को चोट भी पहुंचा सकती है। अगर आप अपने रक्षाबंधन के इस त्योहार के नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो हो सकता है कोई बहन आपकी बुरा मान जाए, गुरु हैं तो कोई टीचर बुरा मान जाए, बड़े बुरा मान जाए। और इस बात की संभावनाएं बहुत प्रबल रहेंगी, क्योंकि चंद्रमा का अपोजिशन हो रहा है गुरु और शुक्र से। इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जो मेधा एस्ट्रो में हम लोग का परिवार है, छोटा मोटा ज्योतिष पंचांग को फॉलो करने वाला, हम लोग आंख बंद करके किसी भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉस्मेटिक योग जो बताते हैं लोग, उनमें ना आ जाएं। उसको समझें उसके डीपर मीनिंग में, कि वो लगता तो नहीं इफेक्ट हो रही आपकी, लगता तो नहीं है, वेद तो नहीं है, घात तो नहीं है। इन 3 फैक्टर से भी आप अगर आजाद है, तब आप दिन को अपने निश्चिंत हो सकते हैं थोड़ा बहुत। अदरवाइज कॉन्शियस रहिए, क्यों अननेसेसरी बेवकूफी में आके आप अपना नुकसान कराएंगे। आप, ये रक्षाबंधन आपको बहुत बहुत शुभ हो, मेरी शुभकामना है। आप लोग मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, मेरा भी शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।